Acids or acidic solutions have a pH less than 7. थर्ड है और इसमें एक चीज और लिखनी है, मोर एसिडिक a solution more acidic a solution is the lower will be its pH. Third, bases or basic solutions have a pH more than 7. इसमें भी वही चीज है, हम ये कहेंगे कि अगर मैं किसी एसिड की बात करता हूं तो एसिड का जो पीएच है ना वो हमेशा 7 से कम होता है, और 7 से जितना कम होगा, जितना ज्यादा कम होगा, हम ये कहेंगे कि वो एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का पीएच है 6 और जो दूसरा सॉल्यूशन है, दूसरे सॉल्यूशन का पीएच है 5, तो मैं ये कहूंगा कि जिसका पीएच जितना ज्यादा कम होगा ना वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो वो सॉल्यूशन जिसका पीएच 5 है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और वो सॉल्यूशन जिसका पीएच 6 है वो वीक है, 5 वाले के कंपैरिजन में वो वीक है। ठीक है, इसी तरीके से मैं बेस की बात करूंगा। बेस में क्या होता है कि जितना ज्यादा पीएच होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो बेस होगा। मतलब एसिड का मतलब क्या होता है कि पीएच लेस देन 7, तो 7 से जितना कम उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। बेसिस का मतलब क्या होता है कि पीएच मोर देन 7, तो 7 से जितना ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग बेस। ये समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। ये चीज क्लियर समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, चलिए जी, अब इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके का बनता है। सर पीएच नेगेटिव में हो सकता है? हाँ बेटा, पीएच नेगेटिव में? यस सर। हाँ, 0 से नीचे नहीं होता पीएच। पीएच सिर्फ 0 और 14 के बीच में लाई करेगा। पीएच स्केल एज अ वैल्यू फ्रॉम 0 to 14। ठीक है, अगर मान लीजिए पीएच नेगेटिव में चला भी जाता है तो जो पीएच स्केल है वो उसको मेजर नहीं कर पाएगा। सर पर मैं गूगल पे देखा था कि कार्बोरिक एसिड का पीएच स्केल -18 होता है। वो होता होगा, मैं वही कह रहा हूँ कि हम पीएच स्केल की बात कर रहे हैं, तो पीएच स्केल जो है ना वो उसको मेजर नहीं कर पाएगा। पीएच स्केल में सबसे कम जो है पीएच वो दिखाएगा 0। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं किसी थर्मामीटर की बात कर रहा हूँ, तो जो थर्मामीटर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए थर्मामीटर में उसमें मिनिमम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। आप जो घरों में थर्मामीटर यूज करते हैं, जो बुखार वगैरह टेम्परेचर आपकी बॉडी का फीवर मेजर करने के काम आता है, तो उसमें जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अगर आप मान लीजिए उसको बर्फ होती है, बर्फ कब जमती है? जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना आइस का। यस तो सर। हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक मैंने ग्लास लिया, उस ग्लास के अंदर बर्फ ही बर्फ डाल रखी है मैंने, अब मैं जो मरकरी वाला जो आगे वाला बल्ब होता है उसका थर्मामीटर का, वो मैंने उसमें ग्लास में डिप कर दिया, जिस ग्लास में सिर्फ बर्फ ही बर्फ भरी पड़ी है। तो अब मान लीजिए उस बर्फ का टेम्परेचर -3 या -4 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जो मेरा थर्मामीटर है वो तो 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखा है। रीजन क्या है? ये जो थर्मामीटर है, थर्मामीटर का जो मिनिमम टेम्परेचर रेंज है ना वो है ही 0 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से अगर आप बता रहे हैं कि किसी कार्बोनिक एसिड का पीएच -18 होता है, तो अगर मैं पीएच स्केल पर उसको मेजर करूंगा ना तो वो उसको 0 ही दिखाएगा। क्यों? क्योंकि पीएच स्केल 0 से नीचे मेजर कर ही नहीं सकता। समझ गए आप? यस सर। ठीक है ना? मैं पीएच स्केल की बात कर रहा हूँ, पीएच स्केल 0 से 14 होता है तो वो 0 पर ही दिखाएगा, और 0 से ही हम ये समझ जाएंगे कि एसिड अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, उसके बाद हम ये कहेंगे whenever a solution has a pH more than 7, it will be a basic solution or alkaline solution. For example, a solution having a pH of 11 will be basic in nature or it will be a base. The more basic a solution is, the higher will be its pH.
जितना ज्यादा किसी भी कोई भी सॉल्यूशन बेसिक होगा उतना ही ज्यादा उसका पीएच होगा, 7 से उतना ही ज्यादा होगा उसका pH। ये समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। तो जो एसिडिटी किसी भी एसिड को ये बताना कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या बेस है, तो ये चीज पता चलती है हमें पीएच स्केल से। पीएच स्केल के अलावा एक और इंडिकेटर भी होता है, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर। पीएच स्केल के अलावा एक चीज और होती है जिससे हम ये देखते हैं कि कोई एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या कम सॉरी या कम स्ट्रॉन्ग है, तो वो हमको पता चलता है यूनिवर्सल इंडिकेटर से। यूनिवर्सल इंडिकेटर यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करें तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर्स और डाइज। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग कलर की डाइज से, डाई क्या होता है जो कलर होते हैं, तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की डाइज से मिलकर बनता है, which gives different colors at different pH values of the entire pH scale. The colors produced by universal indicator at various pH values are given below. अब आप देखिएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है कि जैसे स्केल होता है ना, स्केल, तो स्केल के जैसी एक पतली सी स्ट्रिप होती है, तो वो जो स्ट्रिप होती है वो स्ट्रिप अलग अलग कलर से मिलकर बनी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको ना आपको लर्न करना होगा। इसमें पीएच की वैल्यू हमने ली 0 से लेकर 14 तक। मैंने कहा ये पीएच है, नोट करने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिए क्योंकि नोट्स तो मैंने आपको भेज दूंगा वैसे। आप लोग बना रहे हैं ना नोट्स? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यस सर, मैं भी बना रहा हूँ। यार सक्षम, तुमसे क्या बात करूं, तुम्हारा तो मैसेज करो तो रिप्लाई नहीं आता, और तुम क्लास में एब्सेंट रहते हो बिना बताए। कल भी नहीं आए थे। कल नहीं आया था मैं वहाँ सर, बताऊंगा मैं सर अभी बाद में। वहाँ संडे को पूरा दिन सोते रहोगे ना तुम? नहीं सर, ऐसा नहीं है, कल तो नींद नहीं आई। सर कल क्लास थी। कल क्लास थी, आपने शायद मैसेज चेक नहीं करा होगा। सैटरडे का ऑफ रखा था, उस दिन तो नहीं पूछा कि अरे वाह आज तो क्लास नहीं है। तो संडे की क्लास रखी है तो वो तो अटेंड करनी चाहिए थी ना, सभी बच्चों ने करी, हमारे ओके। अलावा। तो आप मेंशन देखिए Excuse यहाँ me, sir. 0 से लेकर 14 ये सारी पीएच की वैल्यूज है। अच्छा, अब 0 के लिए कलर होगा डार्क रेड, रेड 2 के लिए भी रेड, 3 के लिए ऑरेंज रेड, सर ये क्या है? ऑरेंज रेड, 4 के लिए ऑरेंज, ऑरेंज रेड, ऑरेंज येलो। बता रहा हूँ अभी आपको मैं क्या चीज है ये, अभी बता रहा हूँ। ऑरेंज येलो 6 के लिए 4 के लिए ऑरेंज, 4 के लिए ऑरेंज, 5 के लिए ऑरेंज येलो, ऑरेंज येलो, 6 के लिए ग्रीनिश येलो, सेवन के लिए ग्रीन, 8 के लिए ग्रीनिश ब्लू, ग्रीनिश ब्लू, 9th के लिए ब्लू, 10th है नेवी ब्लू, 11th है पर्पल, 12th है डार्क पर्पल, 12th है डार्क पर्पल, 13th है वॉयलेट और 14th भी वॉयलेट। अब क्या होता है, ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की हेल्प से एक ना स्ट्रिप बनाते हैं, पेपर की एक स्ट्रिप होती है, जैसे कि कोई स्केल होता है ना,
स्केल के जैसी कोई स्ट्रिप होती है। अब मान लीजिए कि ये हमारी वो पेपर की स्ट्रिप है, जैसे मान लीजिए मैं मार्कर का एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये हमारी वो पेपर की स्ट्रिप है जिसको मैंने बोल दिया यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब हमने कोई एक कंटेनर में, बीकर में हमने कोई एक सॉल्यूशन लिया। वो जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में क्या है, उस सॉल्यूशन में हमने क्या करा कि ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है इसको डिप कर दिया। उसको डिप करके रखा, डिप करने के बाद में हमने उसको बाहर निकाल दिया। तो जितना पोर्शन उसमें डिप मैंने कर रखा था, उस पोर्शन को अगर मैंने बाहर निकाला, बाहर निकाल के मैंने बोला कि अब मैंने उसका कलर देखा, तो वो वाला उसका कलर चेंज होकर ना ऑरेंज कलर का हो जाएगा। तो जैसे ही वो ऑरेंज कलर का हो जाएगा, मैं कहूंगा कि ये एक एसिड है जिसका पीएच 4 है। समझ गए? ये पीएच चेक करने का स्केल, हमने कहा पीएच स्केल होता है कैसे, पीएच स्केल ऐसा होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर के जैसे। उसके बाद हमने कहा कि चलिए भाई, अब इस यूनिवर्सल इंडिकेटर ने हमको ये बता दिया कि उसका जो कलर है वो ऑरेंज है, और ऑरेंज से मैंने बता दिया कि वो जो है उसका जो पीएच है वो 4 है, यानी कि वो एसिडिक है। हमने क्या करा, हम दूसरी स्टेप लेकर आए यूनिवर्सल इंडिकेटर की। और आप जब भी कभी आपके स्कूल्स खुलेंगे, केमिस्ट्री लैब में जाओगे, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर की खूब सारी 100 200 300 इतनी स्ट्रिप्स पड़ी रहती हैं। तो खूब पड़ी रहती हैं वो, और टीचर सब बच्चे को एक एक स्ट्रिप दे देते हैं, और कोई एसिड या किसी बेस पर वो आपको एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। वो 2 मिनट का एक्सपेरिमेंट है, आप उसमें डिप करके देखेंगे, निकाल कर देखेंगे। अब मान लीजिए आपने उसको डिप करा, डिप करने के बाद आपने निकाला, वो निकला ब्लू कलर का। ब्लू कलर का निकलेगा तो आप उसको देखते ही बोलोगे कि अरे इसका तो पीएच 9 है। 9 का मतलब इसका पीएच 7 से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक बेस है। समझ में आ गया सभी बच्चों को? Yes, sir. अब ये करने का सर क्लियर होगा? सर हाँ जी बताइए। सर उस एसिड का नाम क्या है सर जिसका पीएच वैल्यू 0 है? जिसका पीएच, आप उस एसिड का नाम कुछ नहीं होता बेटा, ये बताते हैं कि वो एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। अब हम एक काम करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिया H2SO4 ले लिया मैंने, और H2SO4 को एक तरफ तो मैंने काफी डाइल्यूट कर दिया, मतलब उस H2SO4 को मैंने काफी पानी में मिला दिया, तो वो काफी डाइल्यूट हो गया। यही तो होता है, जिस एसिड में पानी की क्वांटिटी यस कम सर। होती है उसको हम डाइल्यूट बोलते हैं, जिसमें पानी की क्वांटिटी कम होती है उसको हम कंसेंट्रेटेड बोलते हैं। तो H2SO4 एक बीकर में तो मैंने ले लिया बहुत डाइल्यूट, मतलब बहुत ज्यादा पानी है उसके अंदर, और एक मैंने ले लिया काफी कंसेंट्रेटेड, मतलब उसमें पानी बहुत कम है। हमने दोनों में यूनिवर्सल इंडिकेटर डिप कर दिया, तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो दोनों एसिड H2SO4 हैं, दोनों ही सल्फ्यूरिक एसिड हैं। रुद्रांश, समझ रहे हो? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों ही बीकर में है तो कंसेंट्रेट है तो दोनों में ही H2SO4, एक में कंसेंट्रेटेड है एक में डाइल्यूट है। रुद्रांश, मेरी आवाज आ रही है? हाँ रुद्रांश, जी सर। अच्छा ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ जी सर। ठीक है। अब हमने क्या करा कि अब यूनिवर्सल इंडिकेटर को बाहर निकाला, जैसे ही बाहर निकाला तो मैं ये देखता हूँ कि जो कंसेंट्रेटेड वाला H2SO4 है उसका तो कलर आ जाएगा डार्क रेड, और जो डाइल्यूट वाला H2SO4 है उसका कलर आ जाएगा फॉर एग्जांपल ग्रीनिश येलो। ठीक है, तो ग्रीनिश येलो मतलब ग्रीन और येलो का हल्का हल्का सा मिक्सचर होगा, मेरे को हल्का हल्का ग्रीन और हल्का हल्का येलो नजर आएगा। तो मैं ये कहूंगा भाई ये वाला जो भी एसिड है वो थोड़ा सा वीक एसिड है, बिकॉज उसका जो पीएच है वो 6 है। 6 मतलब इट इज टुवर्ड्स 7, वो 7 की तरफ है ना? और एक उसका आ गया डार्क रेड, मतलब बिल्कुल गाढ़ा लाल रंग आ गया उसका। तो जब उसका गाढ़ा लाल रंग आ गया तो मैं ये बोलूंगा इसका पीएच जो है वो 0 है। तो इसका मतलब एक एसिड वीक है और एक एसिड स्ट्रॉन्ग है। हम बस इतना बता सकते हैं, हम उसमें ये नहीं बता सकते कि इस एसिड का नाम क्या है, ये एसिड कौन सा है, ये नहीं बता सकते। हम ये बता सकते हैं कि कौन सा एसिड कितना वीक है और कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है। समझ गए? यस सर। हाँ, तो ये सिर्फ पीएच जो है वो ये चीज चेक करता है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। अच्छा, इसी का एग्जांपल के तौर पर मैं पढ़कर बता रहा हूँ आपको। एक्सक्यूज मी सर। नोट्स में भेज दूंगा। हाँ जी बेटा बताइए। और सर ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है क्या? यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐसा होता है जैसे लिटमस पेपर होता है ना, तो लिटमस पेपर की तरह ही ये भी एक पेपर की स्ट्रिप होती है। उस पेपर की स्ट्रिप पर बहुत सारे कलर्स का मिक्सचर करके आप यूनिवर्सल इंडिकेटर एक स्केल बनाते हैं। और ये दो तरीके की फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर लिक्विड फॉर्म में भी होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉलिड फॉर्म यानी कि पेपर की फॉर्म में भी होता सर ये कोई प्लांट प्रोड्यूस होता है या मैन मेड? है। मैनमेड होता है, मैनमेड होता ओके सर। है। हाँ, अच्छा, अब हम बात करते हैं इफ हम पुटिंग द ड्रॉप ऑफ अ सॉल्यूशन। हाँ Excuse me, sir. हाँ जी बताइए।
तो अगर हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर को डिप कर हमारा रेड कलर आया तो हम क्या बोलेंगे कि उसकी पीएच वैल्यू 1 है या फिर 2, क्योंकि दोनों में रेड रेड लिखा है। दोनों में रेड रेड है। हम बस ये देख लेंगे कि अगर हमने ना, हम क्या करेंगे कि रेड है तो हम अंदाजे से ये कह देंगे कि 1 होगा या 2 होगा, ऐसे ही बोलते हैं, है ना। और यही चीज आपका बेस के केस में होगा 13 और 14। तो हम ये बोलेंगे कि अगर रेड है तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा रेड आ जाता है, डार्क रेड आ जाता है, तो हम बोलेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, ओके सर। तो वो अंदाजा होता है कि थोड़ा ज्यादा डार्क रेड है या थोड़ा कम डार्क रेड है, उससे अंदाजा लगाना। अच्छा जी, if on putting the drop of a solution on the universal indicator of paper, the paper turns dark red, then its pH will be around 0 and hence it will be strong acid. On the other hand, if an orange color is produced, then the pH will be around 4 and it will be a weak acid. तो कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, ये पता चलता है यूनिवर्सल इंडिकेटर से। उसके बाद एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप उसको पढ़िए और बताइए क्या हो सकता है, उसका आंसर क्या हो सकता है। मैं इधर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन इधर लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है, यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी, you have two solutions A and B. The pH of solution is 6. The pH of solution A is 6 and pH of solution B and pH of solution B is 8. एक सॉल्यूशन है A और एक सॉल्यूशन है B। A का pH है 6 और B का pH है 8। ठीक है, अब इसी के बेस पर, इस इंफॉर्मेशन के बेस पर दो चीजें पूछी जाएंगी आपसे। Which solution has more which solution has more hydrogen ion concentration? B part है, which of the solutions is acidic? Is acidic, and which one is basic? And which one is basic? जो A part है, A part में ये पूछ रहे हैं कि which solution has more hydrogen ion concentration? बताएंगे? Solution A. सर 8। ये कैसे पता चलता है, ये बताइए मेरे को। सर जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसके वो हाइड्रोजन अमाउंट भी ज्यादा होगा इसलिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बस ये चीज आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। हमने ये कहा कि जो एसिड होता है ना, एसिड पता ही किस चीज से चलता है, एसिड पता ही इस चीज से चलता है कि अगर मान लीजिए किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो एसिड है, और किसी सॉल्यूशन में अगर हाइड्रोजन आयंस नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे वो बेस है। और अगर मान लीजिए किसी का पीएच जितना ज्यादा कम है ना, वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उतना ही ज्यादा होता है, वो उतने ही ज्यादा। हमने बोला था ना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, विच कंप्लीटली आयनाइजेस इनटू हाइड्रोजन आयंस, उसको तो बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड।
एंड व्हिच पार्शियली आयनाइजेस इनटू हाइड्रोजन आयंस, उसको बोलते हैं हम वीक एसिड। तो इसमें क्या होगा, व्हिच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। देखिए एक सॉल्यूशन का तो पीएच है 6 यानी कि 7 से कम, तो ये तो एसिडिक हो गया, और एक सॉल्यूशन का पीएच है 8 यानी कि 7 से ज्यादा, तो ये बेस हो गया। तो सीधी सीधी बात है कि भाई ये वाला एसिड है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन तो एसिड में ही ज्यादा होगा ना, तो सॉल्यूशन है। Which of the solution is acidic and which one is basic? समझ में आई क्या? तो 6 वाला एसिडिक होगा और 8 वाला बेसिक होगा। बताइए क्लियर है? क्लियर है? यस सर, चलिए यस सर। ठीक है। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, बस 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट वेट करिए, मैं पानी पी रहा हूँ। चलिए जी, अगला एक क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं। फाइव सॉल्यूशंस, अब 5 सॉल्यूशन है मेरे पास। ये मिटा के इधर लिख देता हूँ। फाइव सॉल्यूशंस A, B, C, D and E। 5 solutions हैं A, B, C, D and E when tested with universal indicator showed when tested with universal indicator showed 5 solutions A, B, C, D and E when tested with universal indicator showed pH of 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Showed pH of 4, 1, 11, 7 and 9. 4, 1, 11, 7. 4, 1, 11, 7 and 9. 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Full stop. ये पार्ट है which solution is neutral। फर्स्ट है न्यूट्रल, सेकंड है strongly alkaline, neutral, strongly alkaline। थर्ड है strongly acidic, फोर्थ है weakly acidic और फिफ्थ है weakly alkaline। अब जरा बताइए फर्स्ट का आंसर क्या होगा? डी पार्ट। सोल्यूशन डी। फर्स्ट का आंसर होगा, न्यूट्रल पूछ रहे हैं ना ये, तो न्यूट्रल का मतलब क्या है कि ए बी सी डी, इसका मतलब डी वाला, चौथे नंबर पर 7 मेंशन्ड है,
तो 7 ना तो एसिडिक होता ना बेसिक होता। तो इसका मतलब फर्स्ट का क्या हो गया, फर्स्ट का हो गया डी, समझ गए? Yes. बताइए स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन, स्ट्रॉन्गली Solution C. वन। बहुत स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छा बेस, ऐसे जितना बेस। 14 के नजदीक होगा वो उतना C. स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन होगा, यानी कि 4 1 11 यानी कि ए बी सी, ये हो गया सी। 11 14 के सबसे ज्यादा नजदीक है, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन। थर्ड पूछ रहे हैं स्ट्रॉन्गली एसिडिक, सबसे छोटी वैल्यू बताइए क्या है? B. तो ये हो गया बी पार्ट। उसके बाद फोर्थ है वीकली एसिडिक। E. A. वीकली एसिडिक का मतलब A. 0 से बढ़ते बढ़ते 7 के जितने ज्यादा नजदीक होगा E. ए तो वो A. सर ए ही होगा। ए हो गया। Solution A. ठीक है, ए हो गया, ठीक है। तो पूछ रहे हैं वीकली अल्कलाइन, वीकली अल्कलाइन मतलब Solution E. बिल्कुल ई, यानी कि 9 वाला, क्योंकि ये 7 से जस्ट जरा सा ही तो बड़ा है, ये हो गया। तो इसका आंसर फर्स्ट का डी है, सेकंड का सी है, थर्ड का बी है, फोर्थ का ए है और फिफ्थ का ई है, ठीक है। उसके बाद अगला जो है, अगला है इसी में, ये तो ए पार्ट पूछा गया क्वेश्चन में, ऐसे ही बी पार्ट है इसका, ये तो आंसर हुआ ए का। उसके बाद बी है, बी में है अरेंज द पीएच इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अरेंज द pH, arrange the pH in the increasing order arrange the pH in the increasing order of hydrogen ion concentration. In the increasing order of hydrogen ion concentration. Arrange the pH in the increasing order of hydrogen ion concentration. हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो जितना जितना मैं एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ बढ़ता जाऊंगा उतना उतना मेरा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा, समझ गए? जितना ज्यादा मैं स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ बढ़ता जाऊंगा मेरा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, यानी कि ये जो नंबर्स हैं इन नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो आप, नहीं समझे? हमने क्या करा, इन नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 11, फिर क्या है 11 के बाद उससे छोटी वैल्यू, 11 से छोटी वैल्यू 9, 9 11 के बाद आपने यहाँ पर लिख दिया 9, 9 से छोटी वैल्यू 7, यहाँ लिख दिया आपने 7, 7 से छोटी वैल्यू 4, 4 आ गया, और 4 से छोटी वैल्यू 1, 1 1 2 3 4 5 सारी वैल्यू आ गई। अब 11 क्या है, ए बी सी, यह है सी, 9 क्या है, 9 है ई, ये हो गया ई, 7 क्या है ए बी सी डी, ये हो गया डी, 4 क्या है ए और 1 क्या है बेटा बी। तो हम ये कहेंगे सी, मतलब सी से ई से, ई सी से बड़ा है, डी ई से बड़ा है, ए डी से बड़ा है और बी ए से बड़ा है। किस सेंस में इन सबसे बड़े हैं? सबसे बड़ा जो है वो बी है। बी का मतलब क्या है कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक है, और जो जितना ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक होगा उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। ये समझ गए आप लोग? जो Yes. जितना ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक होगा उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, चलिए जी, 11 9 7 4 1 बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक देखता हूँ, इसमें नेक्स्ट क्या है। अब पीएच से रिलेटेड ही दो चार चीजें हैं जो थ्योरेटिकल हैं, उनको मैं आपको बताता जाऊंगा, आप ना बस सुनते रहना, और नोट्स में मैं आपको भेजूंगा, आपको देखकर समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया, मिटा दूं इसको, ये वाला जो क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, ये मिटा रहा हूं। सर ये लास्ट टॉपिक है ना इस चैप्टर का? नहीं ऐसा नहीं है, आपको शॉर्ट्स भी पढ़ना है।
अच्छा हाँ, तो सोर्स भी है। अभी तो एसिड और बेसिक है, सोर्स भी तो पढ़ना है। सर एक बात पूछूं? पूछिए। सर मतलब ट्यूशन कब से स्टार्ट होंगे, मतलब जब हम आएंगे, मतलब अगर आपको अंदाजा हो? ट्यूशंस का मैं आपको बता देता हूँ, अभी ना कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता कब से स्टार्ट होंगे। मैं तो खुद चाहता हूँ स्टार्ट हो जाए, पर क्या है कि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो अब तक तो ये लग रहा था कि शायद धीरे धीरे चीजें नॉर्मल की तरफ हो जाती हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे जून मिड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आज 8 जून है, तो यस सर। लेकिन हो क्या रहा है कि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और इनफैक्ट ये हो रहा है कि कोरोना में इंडिया की हालत और खराब होती जा रही है। तो पहले ये था कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में जो सीबीएसई की जो गवर्निंग बॉडी है वो डिसीजन लेगी कि स्कूल्स खुलेंगे कब। 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में वो डिसीजन लेंगे। तो चांसेस ये हैं, और जो र्यूमर्स है, र्यूमर मतलब अफवाह है अभी, वो अफवाह ये है कि जहां तक है जो स्कूल्स हैं वो 15 जुलाई 15 से अगस्त खुलेंगे। 15 अगस्त के बाद तक ही जाएंगे, हो सकता है सितंबर में खुले। तो ये र्यूमर है, अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता। फिलहाल ये है कि जून जून तक तो ऑनलाइन ही चलेगा। और जिस दिन जिस दिन गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया कि हाँ स्टूडेंट्स के लिए सेफ है, स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। आपको मालूम है इजराइल में क्या हुआ है? मालूम है नो इजराइल में क्या सर। हुआ है? एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी कंट्री जो है, कभी भी आप किसी भी कंट्री को देखिएगा, कोई भी कंट्री अपना जो यूथ होता है ना, जो यंग स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कोई भी खोना नहीं चाहता, क्योंकि जो यूथ होते हैं वही देश का आगे फ्यूचर डिसाइड करते हैं। यूथ अगर अच्छा है तो वो फ्यूचर अच्छा बना देगा, यूथ अगर बेकार है तो वो फ्यूचर बेकार कर देगा country का। तो इस वजह से सभी जितने भी कंट्री हैं सभी में स्कूल्स बंद थे, न्यूजीलैंड को छोड़कर। न्यूजीलैंड में सब कुछ खुल चुका है, सब कुछ नॉर्मल है न्यूजीलैंड। तो इजराइल ने भी यही करा, और इजराइल वर्ल्ड का सबसे पावरफुल नेशन है, शायद ये भी आपको पता होगा। यस अमेरिका, सर। चाइना, रशिया, ये सब उसके सामने कुछ नहीं। इजराइल का साइज छोटा सा है लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल है। सबसे एडवांस टेक्निक के वेपन्स है उनके पास, सबसे एडवांस टेक्निक की टेक्नोलॉजी है उनके पास। तो इजराइल ने क्या करा, अभी 1 हफ्ता पहले स्कूल्स खोल दिए, और विद इन अ वीक वहां पर 250 छोटे बच्चे, फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक के जो छोटे बच्चे हैं वो कोरोना पॉजिटिव मिला है, उनको डिटेक्ट हुआ है। तो उन्होंने अपना डिसीजन वापस लेकर और सारे स्कूल्स को फिर से क्लोज कर दिया, शटडाउन कर दिया। तो स्कूल्स, ये तो बहुत छोटी यूनिट है, और ट्यूशन सेंटर ये और भी छोटी यूनिट है। अगर मैं ट्यूशन सेंटर का बड़ा रूप देखूं तो वो स्कूल होता है, स्कूल का भी बड़ा रूप देखें तो वो कॉलेजेस, और कॉलेजेस से भी बड़ा होता है यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटीज वगैरह सारी बंद हुई पड़ी हैं। इस ऐसे में अगर स्टूडेंट्स को लेकर कोई कोचिंग सेंटर या कोई भी स्कूल खोलने की कोशिश करता है ना, तो तुरंत एफआईआर। ये आप लोगों को शायद पता नहीं है, पर मैं लगातार इस चीज को पढ़ रहा हूँ, लगातार मैं नेट पर इस चीज को सर्च कर रहा हूँ। तो इस वजह से मैं बिल्कुल नहीं खोल रहा हूँ। और सोसाइटी में कुछ हैं, मेरे पास पेरेंट्स के भी फोन आए थे, शायद मैंने पहले डिस्कस भी करा था आप लोगों से सर कि यस, आर ब्लॉक में है एक जिन्होंने खोल रखा है, जहाँ वेदांत जाता है। हाँ, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि वहां पर क्या है कि वहां पर 2-2 4-4 बच्चे जहां पर पढ़ रहे हैं ना, वहां पर दिक्कत है। वहां पर कोई मतलब कोई कहने वाला नहीं है। लेकिन है क्या कि अगर किसी ने कह भी दिया, अगर किसी ने कह दिया तो शिकायत हो सकती है और बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है। अब जैसे आप मेरे को बता रहे हो कि आर ब्लॉक बता रहे हो, तो आर ब्लॉक के जस्ट बराबर में ही दूसरा ब्लॉक है, क्यू ब्लॉक, जो सीलो रखा है। यस सर। ठीक है, और अगर मान लो आर ब्लॉक में 5, 6, 10, 12, 15, 20 जितने भी बच्चे जा रहे हैं, अगर मान लीजिए वहां पर किसी एक बच्चे को भी कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, तो आप क्या समझ रहे हो उस टीचर का क्या होगा? सर समझ उस रहे पर हैं ना? एफआईआर हो जाएगी। उसके अगेंस्ट एफआईआर हो जाएगी, नॉन बेलेबल वारंट इशू होगा। नॉन बेलेबल वारंट का मतलब ये है कि जेल से आपको बेल भी नहीं मिल सकती। बेल जो क्या कहते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते जमानत। हैं, जमानत, वो भी नहीं मिलती। वो भी नहीं मिलती है। तो मतलब मुझे तो खुद बड़ा अटपटा लग रहा है कि ऐसे ऑनलाइन पढ़ाने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पर क्या है कि भाई ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे, और उसी में कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा हमको पढ़ाना है, और आप लोग कोशिश करें अच्छे से अच्छा पढ़ाना। और सिर्फ गवर्नमेंट के ऑर्डर्स का वेट करिए और फेथ करिए, गवर्नमेंट बहुत अच्छे से हमारे इतने बड़े कंट्री को, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को गवर्नमेंट अच्छे से हैंडल कर रही है। तो फेथ करिए, और जैसा जैसा इंस्ट्रक्शंस आते जाएं भाई वैसा करो, क्योंकि टाइम बड़ा खराब है। अगर किसी को भी हो गया ना, तो बस आप समझ नहीं सकते उसके परिवार वालों पर क्या बीतती है। क्योंकि कोई आस-पास भी नहीं आ सकता, और हॉस्पिटल से उठा के ले जाते हैं उनके परिवार वाले जो होते हैं ना, कोरोना जिनको हो जाता है उनको नींद भी नहीं आती रात में, कि पता नहीं हमारा फैमिली मेंबर बचेगा भी या नहीं बचेगा। तो इसलिए ये बहुत सीरियस इशू है।
तो अगर मान लीजिए आपसे कोई कहे भी ना कि अरे क्या हो गया, कोई बात नहीं है ना, और चले जाओ, यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, क्या हो गया, तो चाहे वो कोचिंग सेंटर हो, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, शॉपिंग मॉल आज से खुल गए हैं, है ना, तो चाहे कोई कहे भी कि अरे चलना, इतने दिन हो गए कब से घर में पड़े हुए हैं, तो भैया समझ जाओ, क्योंकि हमने मार्च में बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करा है, अप्रैल में स्ट्रिक्टली फॉलो करा है और मई में स्ट्रिक्टली फॉलो करा है। तब तो केसेस बहुत कम थे, अब केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो अब तो बहुत स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। तो किसी की बातों में मत आना, किसी फ्रेंड की भी, तुमसे सेक्शन खास तौर पर कह रहा हूँ तुमसे मैं, क्योंकि तुम्हारे सर दोस्त मुझसे ज्यादा है, समझ रहे हो ना, तुम्हारे दोस्त सर लोग मैं तो नहीं सर, नहीं, मैं मैं नहीं इसलिए बोलता कह किसी रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत हो या ज्यादा दोस्त होना वो गलत बात है, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि कभी किसी फ्रेंड की बातों में आकर के चल यार 2 मिनट की तो बात है, घूमने चलते हैं, तो ऐसे मत करना, और हर चीज पर बिल्कुल सख्ती से निगाह रखनी है कि हमें मास्क भी लगा कर रखना है, और जब हम बाहर जाएंगे तो बाहर जाकर हम किसी न किसी चीज को छुएंगे भी, तो पता नहीं ना वायरस कहाँ पर है, अभी तक गवर्नमेंट को नहीं पता। केजरीवाल का कल टेस्ट होगा कोरोना का, केजरीवाल की तबीयत खराब है, बड़े बड़े यस सर, मैंने न्यूज़ देखी आज। वही कह रहा हूँ, जब बड़े बड़े लीडर्स नहीं बच रहे तो हम क्या चीज है। ब्रिटेन का जो प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर, उस तक को कोरोना हो चुका है, तो इसलिए भैया संभल के रहो, हम इंडियंस हैं, हमारी इंडियंस की जान की कोई वैल्यू नहीं है, इतनी पॉपुलेशन है, अगर कुछ लाख या कुछ करोड़ मर भी जाते हैं ना, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम 140 करोड़ के करीब हो रखे हैं, 132 करोड़ तो ऑफिशियल डेटा है, ऑफिशियली तो हम 140 करोड़ हो रखे हैं, तो इसलिए ध्यान रखिए, बिल्कुल अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। तो भैया सीधी बात मैं बता रहा हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा दिलेर आदमी नहीं हूँ, मुझे तो डर लगता है, सीधी बात है, मुझे तो डर लगता है, मुझे कोरोना हो गया, मेरे यहाँ आने वाले किसी बच्चे को हो गया, तो भैया मतलब जिसको भी होगा उसकी फैमिली बर्बाद है पूरी तरह से, समझ रहे हो, तो इसलिए इस चीज में तो कभी किसी के झांसे में मत आना कि चल उधर घूमने चलते हैं, चल इधर घूमने चलते हैं, अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए जितना मैक्सिमम हो सकता है, समझ लो, समझ लो कि कुछ महीनों की जेल हो गई है हमें, और हमें घर में ही रहना है, एटलीस्ट जिंदा तो हो ना, बहुत खतरनाक बीमारी हो रखी है, ये मत सोचना कि डरा रहा हूँ ये, और हम तो ये सुन ही रहे हैं, सर तो सारी न्यूज वाली बातें हमको दोबारा बता रहे हैं, हम तो सुन सुन के पक चुके हैं, भैया पको और रहो घर में ही। चलिए जी, अगला जो टॉपिक है इसमें वो है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर एवरीडे लाइफ। मेरा मैसेज सब तक पहुंच गया ना, सबने सुन लिया ना, आवाज नहीं आ रही? यस सर, यस सुन सर। लिया। क्यों रुद्रांश, रुद्रांश रुद्रांश भाई, रुद्रांश की अब आवाज नहीं आ रही हाँ है। सर, मैं यही हूँ अरे नींद आ सर। गई थी क्या? हाँ जी सर। नींद आ गई थी क्या बीच में, किधर नहीं हो? सर। अच्छा भाई, सोसाइटी में ज्यादा घुमा मत करो तुम भी। ओके सर। हाँ, हर्षित हर्षित से सीखो, हर्षित रेगुलर खेलने जाया करता है, लेकिन अब बिल्कुल घर के अंदर बंद है वो भी। क्यों हर्षित, जा तो नहीं रहे हो खेलने? नहीं नहीं सर, अभी नहीं। चलिए ठीक है। अब इसमें है पीएच जो है ना, पीएच बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में भी, तो पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें क्या होता है कि हमारा जो स्टमक है ना, हमारा स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसा प्रोड्यूस करता है कि उसका जो पीएच होता है वो लगभग 1.4 होता है, लगभग लगभग 1.4 के करीब होता है उसका पीएच, इसका मतलब अच्छा खासा स्ट्रांगली एसिडिक होता है। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इट हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग अवर फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हमारे फूड को बर्न करता है, बर्न करता है मतलब उसके छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देता है उसको, तो विदाउट डैमेजिंग अवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड विदाउट डैमेजिंग अवर स्टमक, हमारे स्टमक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, इंटेस्टाइन्स वगैरह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, और खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। The excess of acid in the stomach causes indigestion. अगर ड्यू टू एनी रीजन के हमने बहुत ज्यादा खाना खा लिया स्वाद स्वाद में, या हमारे स्टमक में कोई प्रॉब्लम है, किसी तरीके की कोई डिजीज है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उस केस में पीएच जो है, पीएच की वैल्यू और ज्यादा कम हो जाती है, लगभग लगभग 0 के करीब हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि उस टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड रिलीज होने लगता है, तो जब ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड रिलीज होने लगता है
तो हम बोलते हैं हमको थोड़ा सा पेट में जलन होने लगती है, हमको थोड़ा खट्टी डकार आने लगती है, तो तब हम बोलते हैं कि भाई हमको ना थोड़ा सा एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। तो उस दौरान उस एसिड को, वो जो पेट में जलन हो रही है एसिड की वजह से, उसको शांत करने के लिए हमें बेस चाहिए होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एसिड और बेस का रिएक्शन जो है वो न्यूट्रल कर देता है, बेस जो है वो एसिड को न्यूट्रल कर देता है। तो तब सर हमें इनो में बेस होता है? इसमें इनो में? यस, इनो में बेस होता है, बिल्कुल सही, इनो में बेस होता है। अच्छा, अगर इनो नहीं भी मिलता तो हम जानते हैं कि हमारे घर में जो खाने का बेकिंग सोडा होता है सोडा। ना, जिसको छोले बनाते टाइम, राजमा बनाते टाइम या चने बनाते टाइम, उस टाइम खाने का सोडा जिसको आप बेकिंग सोडा बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो वो हम यूज करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे घर में इनो नहीं है, आसपास कुछ भी नहीं है, तो आप 1 चम्मच बेकिंग सोडा खाकर और आराम से पानी पी सकते हो, आपकी एसिडिटी जो है वो शांत हो जाएगी। अच्छा, तो being basic in nature, these antacids like baking soda and eno, they react with excess acid in the stomach and neutralizes it. Example of antacids are magnesium hydroxide, होता है एंटीएसिड, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वही हमारा बेकिंग सोडा, ठीक है। एक तो ये चीज होगी जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है एसिड। दूसरा, pH चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। हम ये कहेंगे कि जो जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है ना, वो हमारे माउथ से चालू हो जाता है। तो जो हमारी टंग होती है ना, तो टंग कभी सूखी हुई तो नहीं होती, गीली होती है हमेशा। तो हमारी जो टंग होती है, उस टंग पे भी चारों तरफ जो लिक्विड होता है, जो सलाइवा होता है, उस सलाइवा का भी कुछ पीएच वैल्यू होती है। तो होता क्या है कि खाना डाइजेस्ट होना, हमारे माउथ में जाते ही खाना डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। अब मतलब सर हमारी टंग के आसपास भी एसिड होता थोड़ा बहुत? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल होता है। और अब ये चीज है, हमने ये कहा कि एसिड इज फॉर्म्ड इन द माउथ आफ्टर द शुगरी फूड हैज बीन ईटन। अगर हमने ज्यादा कोई शुगर वाला खाना, कुछ मीठा हम खा रहे हैं, तो हमारे माउथ में बहुत ज्यादा एसिड बनने लगता है। क्यों? क्योंकि मीठे को डाइजेस्ट करने के लिए काफी एसिड की जरूरत होती है। तो हमारी जो माउथ है, जो टंग है, टंग एसिड सिक्रीट करने लगती है। अब टूथ डिके स्टार्ट्स, टूथ डिके मतलब दांतों का खराब होना कब चालू होता है? When the pH of acid formed in the mouth falls below 5.5, ठीक है। तो जो हमारा माउथ है, हमारे माउथ में एसिड इतना होता है कि वो ज्यादा खतरनाक एसिड नहीं होता कि हमारे को मुंह में जलन लग रही है, नहीं, वो ऐसा ही होता है 7 से थोड़ा बहुत कम होता है, 6 होता है या 5 के करीब होता है। लेकिन 5.5 से 7 के बीच में रहता है। लेकिन अगर वो 5.5 से कम होने लगता है तो हमें मुंह में खट्टा खट्टापन लगने लगता है। और वो जो खट्टापन है, उस खट्टेपन का मतलब ये है कि हमारे मुंह में अब एसिड बन रहा है, हमारे माउथ के अंदर एसिड बन रहा है, और वो एसिड लगातार हमारे दांतों को भी टच कर रहा है। तो उससे धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे जो दांत हैं वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। इसीलिए आपसे घर में पेरेंट्स वगैरह भी कहते होंगे, और अगर आपने कभी किसी डेंटिस्ट को दिखाया होगा तो डेंटिस्ट भी ये कहते होंगे कि रात में खाना खाने के बाद आप ब्रश करके जरूर सोएं। क्योंकि जो हमारा जब हम ब्रश करते हैं तो जो टूथपेस्ट होता है ना, टूथपेस्ट में भी बेस होता है। तो वो बेस क्या करता है कि हमारा जो माउथ है, हमारे माउथ को क्लीन करके उसके अंदर अगर कोई भी गंदी चीज है, कुछ भी लगा रह गया, मान लीजिए खाने का कुछ मटेरियल लगा रह गया है, उसको साफ कर देता है। और साफ करने के साथ साथ हमारा जो माउथ है, उस माउथ में चारों तरफ बेस की एक लेयर जमा देता है। उससे क्या होता है कि हमारे जो दांत है वो मजबूत बने रहते हैं। और दांत कमजोर कब होते हैं? जब हमारे माउथ में एसिड का कंटेंट रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि रात को सोते टाइम अगर खास तौर पर आपने चॉकलेट खाई है या कोई मीठी चीज खाई है, तो हमेशा आपके घर में कोई ना कोई आपको सजेस्ट जरूर करता होगा कि भाई आप अपने दांतों को रात में साफ करके सोएं। तो द बेस्ट वे टू प्रिवेंट टूथ डिके इज टू क्लीन द माउथ थॉरोली आफ्टर ईटिंग फूड। खाना खाने के बाद माउथ को पूरे अच्छे तरीके से साफ करिए बाय रिंसिंग इट विद लॉट्स ऑफ क्लीन वाटर। साफ पानी से माउथ को अच्छे से आप साफ करके और तब सोएं, ठीक है। तो ये चीज हमेशा से ध्यान रखनी चाहिए कि माउथ का जो पीएच है वो 5.5 से नीचे हो जाता है तो वो दांतों को खराब करने लगता है। और पेट का जब पीएच 1.4 से कम हो जाता है तो बहुत ज्यादा एसिड रिलीज होने लगता है, तब एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इतना करिए, ये मैंने अभी आपको करवाया पेज नंबर 24 तक, और मैं आपको अभी पेज 25 या 26 तक मैं आपको अभी नोट्स भेज रहा हूँ, 5 मिनट में भेज, ठीक है। तो अपने नोट्स आप कंप्लीट करके रखिए। ये हमारा वैसे ये कंप्लीट हो गया है। इसमें पीएच का थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन और है, वो अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर सॉल्व से स्टार्ट करेंगे। सर हाँ जी।
सर ब्लड की पीएच वैल्यू क्या होती है? ब्लड की पीएच वैल्यू, अच्छा मेरे को एग्जैक्ट ऐसे ध्यान नहीं है बेटा, चेक करके बता दूंगा। ठीक है, ओके exact सर। मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ ब्लड भी एसिड की तरफ ही होता है, बेसिक नहीं होता, एसिडिक ही होता है, मतलब 7 से कम होती है, कितनी होती है सर न्यूट्रल हो सकता है? हाँ न्यूट्रल? नहीं न्यूट्रल तो नहीं है, मेरे को पक्का दिक्कत ध्यान नहीं आ रहा है, पर मुझे यहाँ तक इतना श्योर है कि शायद वो एसिडिक ही होता है। मैं कंफर्म करके देख कर बता दूंगा, आप भी चेक कर लेना एक बार गूगल पर। यस सर। ठीक है, यस चलिए सर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी। ठीक है, नोट्स में अभी आपको भेज रहा हूँ, नोट्स अपने कंप्लीट करके रखिए सभी बच्चे। सर नमस्ते। Thank you, नमस्ते sir. नमस्ते थैंक यू सर। नमस्ते, ओके ओके थैंक यू सर। ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी काव्या, सर हमारे वो 12 जून को साइंस का पेपर है, है। ऑनलाइन असेसमेंट। ठीक है, 4 दिन बाद मतलब, हाँ हाँ Yes, सर। sir. सर मतलब जो आपने मतलब सारा सिलेबस कवर करवा चुका है, मेरे को बस इन्फॉर्म करना था। अच्छा अच्छा, फिर भी कोई अगर डाउट आया ना तो पूछ लेना बीच में। ओके सर। ठीक है, चलिए ओके ओके थैंक यू सर। थैंक यू ओके। सर।